मेरा शौहर दुबई में रहता था। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। रातों को नींद नहीं आती थी। एक बार ज़्यादा ही बेचैन हुई तो अपनी एक नंगी तस्वीर अपने शौहर के नंबर पर सेंड कर दी, लेकिन वह तस्वीर गलती से जेठ के नंबर पर चली गई। इसने मेरी तस्वीर देखी तो वह अपने होश खो बैठा। वह मेरे कमरे में आया और मुझे पूरी रात आज मेरा दिल ज़्यादा ही बेचैन हुआ तो मैंने ईमान को कॉल लगा दी। मैंने पूछा, कब आओगे ईमान, क्योंकि इसे दुबई गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था। ईमान कहने लगा, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लग जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। मैंने कहा, आखिर तुम पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते? कहने लगा, नेहा समझने की कोशिश करो, हमारे घर के हालात अभी अच्छे हो सकते हैं। जब मैं मेहनत करूँगा और मैं इस तरह छुट्टियाँ ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अगर अपने खर्चे पर पाकिस्तान वापस आ भी जाऊँ तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से छुट्टियाँ मिलेंगी और वही मुझे पाकिस्तान भेजने का खर्चा भी उठाएंगे, मेरी छुट्टियों के पैसे भी नहीं खाएंगे। ईमान मुझे अपनी परेशानी बता रहा था। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी ज़िद करने लगी, कोई बात नहीं, अपना पैसा लगा कर और छुट्टियाँ लेकर आ जाओ। ईमान कहने लगा, इतना पैसा आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा, कुछ महीने इंतज़ार कर लो। ईमान की बात सुनकर मैं चुप हो गई। शादी के 1.5 महीने बाद ही ईमान दुबई चला गया था और अब हमारी शादी को 2 साल होने वाला था और मैं इसका इंतज़ार करते करते पागल हो रही थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए थे। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि मैं अपने शौहर के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी, हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, हर रात ईमान की बाहों में गुजारूंगी। लेकिन सारे ख्वाब कांच की तरह टूट कर बिखर गए। ईमान भी दुबई से अपनी बेताबियाँ बेकरारियाँ बताता रहता था। हर बार यही बात करता कि अब मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगती थी कि जल्दी ही ईमान वापस पाकिस्तान लौट आएगा। मगर इंतज़ार करते करते 2 साल का वक्त गुजर गया और ईमान अभी तक वापस नहीं आया था। वह हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि नेहा, बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना। मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान काम नहीं होता। मालिकों की बात मानना पड़ती है और अगर इनकी बात ना मानी जाए तो वे नौकरी से निकालने में देर नहीं लगाते। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोज़गारी फैली हुई है। इन्हें वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल देंगे तो इन्हें कोई दूसरा वर्कर मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी जाएगी। तुम खुद ही सोचो, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी ना मिले तो कैसे आऊँ? मैं तो शादी के बाद से ईमान से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपने दिल को समझा कर वक्त काट रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे लिए अपने शौहर के बग़ैर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि मेरी और ईमान की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात मेरे शौहर ईमान के लिए ही थे और 1.5 महीने में जो प्यार ईमान ने मुझे दिया था, मैं तो उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। इसके बिना एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन ईमान शादी के 1.5 महीने बाद ही ये कहकर चला गया कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और हम अपना यह अलग ठिकाना बनाएंगे। ससुराल वालों की खिदमत कर कर के अब मेरा दिल भर चुका था। अगर दिल अंदर से खुश हो तो ससुराल वालों की खिदमत करने में भी मज़ा आता है, लेकिन ना शौहर मेरे साथ था और ना ही इसकी मोहब्बत। इनकी खिदमत करके नौकरानी बनी बैठी थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर अपने बाप से भी लड़ जाती कि ये कैसी शादी है जिसमें शौहर साथ ही नहीं रहना चाहता। इससे बस कमाने की फ़िक्र है, बीवी की परवाह नहीं है कि वे कैसे रह रही है। मैं शादी के बाद मुश्किल से 1.5 महीने तक ही ईमान के साथ रही थी। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। मेरा शौहर भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन इसके उदास होने से और मेरी परवाह करने से क्या फ़ायदा जब वह मेरे करीब ही नहीं रहता था। वे मुझसे कहता,
मुझे अपनी तस्वीर दिया करो, तुम्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता, मैं ईमान को देखकर रोने लगती तो वो मुझे तसल्लियाँ देने लगता, कहता कि कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक छुट्टी मिल जाए तो मैं घर आ जाऊँगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। ईमान मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक फिर से मेरा दिल तोड़ देता। ये कहकर कि छुट्टी नहीं मिल रही, ईमान के जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन ईमान को मेरी उदासी की परवाह नहीं थी। जब भी फ़ोन पर वीडियो कॉल करता, मेरे ख़राब चेहरे को देखकर इसका दिल भी उदास होता। कहता कि नेहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, ऐसा लगता है कि बरसों की बीमार हो। खुद को सजाया बनाया करो, अपनी नई नई तस्वीरें बनाकर मेरे पास भेजा करो। इसकी फरमाइश पर मैं अब खुद को थोड़ा बहुत सजाने संवारने लगी थी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर ईमान के पास भेजने लगी थी। ईमान मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था, तारीफ़ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ़ की बड़ी ही शौकीन थी, खूबसूरत भी बहुत थी मुझ में और बचपन से ही तारीफ़ें सुनने का बड़ा शौक़ रहा था। अब भी जब ईमान मेरी तारीफ़ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती। इसके जुमले पर मेरा दिल झूम उठता था, मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट भी राज नहीं आई थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा शौहर तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो। मैं एकदम से बौखला गई। मैंने कहा, मम्मी जी, वो ईमान वीडियो कॉल पर बात करते हैं, तुम मुझे उजड़े हुए हुलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए इनके कहने पर ख़ुद को थोड़ा सजा संवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़े पुराने ख्याल की थी और ईमान का मुझे यूँ प्यार जताना मेरी सास को एक आँख नहीं भाया था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो ईमान दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन सजी सवरी फिरती रहती हो, क्या ज़रूरत है इस तरह घर में घूमने की। घर में जवान देवर है, जेठ है, इस तरह सजी सवरी घूमोगी तो इनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरा एक देवर और एक जेठ था। ईमान अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वे औरतों से बहुत नफ़रत करता है। इसकी मंगनी हुई थी, मगर इसने शादी से टाइम पहले अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी। मुझे ये बात अजीब लगी, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी अपनी क्या कम परेशानी थी जो मैं दूसरों के मामलों में पड़ती, और सास की पाबंदियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैंने तैयार होने से रोका था। मेरा मूड अब भी बहुत ख़राब रहने लगा था। अब ईमान की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदियाँ लगा दी हैं। ये सुनकर ईमान भी मुझे समझाने लगा। बोला, तो कोई बात नहीं, माँ ठीक कहती हैं, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई हैं, अगर तुम्हें इस तरह सजा सवरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रात को ही ख़ुद को तैयार रखा करो और सुबह सादा हुलिये में घर में रहा करो। ईमान की सोच पर भी मुझे दुख हुआ, इसे भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप भी करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगती। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज़्यादा निखर जाती, और ये सच भी था। मेरे देवर और जेठ की नज़र मेरी तरफ उठ ही जाती थी, और मेरी सास को भी यही डर था कहीं शौहर की गैर मौजूदगी में मैं बहक न जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। ये कुदरती ख्वाहिश होती है शादी के बाद लड़के का अपने शौहर के साथ रहना, और जब शौहर बीवी की ख्वाहिश को पूरा ना कर पाए तो उसकी बीवी इधर उधर बहक सकती है, और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी सूट पहनती तो मेरी सास मुझे फ़ौरन रोक देती, कहती कि इस तरह का सूट पहनने का क्या मकसद है, सादा सूट पहना करो, सर पर दुपट्टा डाला करो, और कोई ज़रूरत नहीं इतना फुल मेकअप करने की। घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्ज़ी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़की को भी एहतियात से रहना चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती। मुझे तो शादी से पहले ही तैयार रहने का शौक़ था। मैं खूबसूरत थी, खुद को बना संवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी, शौहर को शिकायत लगाती है तो वे भी कहती कि माँ जी सही ठीक कहती हैं। तो मैं भी ईमान को कहती कि मुझे मेकअप में रहने की इजाज़त दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं।
लेकिन ईमान इस बात पर भी राज़ी नहीं होता। कहता था मेरे ख़ानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं। अगर तुम मायके में जाकर बैठोगी तो वे और भी बातें बनाएंगे कि शौहर परदेश में पड़ा है और बीवी मायके में जाकर अय्याशियाँ कर रही है। तुम मेरी बीवी हो और मेरे घर में मेरी माँ के साथ रहो। मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो अब बोर सी हो गई थी। अजीब रूखी सूखी सी ज़िंदगी गुजार रही थी। अजीब से लोग थे। उदास होकर रह गई थी। मुझे ये सब लोग बुरे लगते थे। शौहर से तो मोहब्बत थी क्योंकि वे था ही मोहब्बत करने लायक। बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का था, मगर इसके घर वालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा से हुल्ले में भी और फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी। मुझे लगता था कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियाँ लगाती हैं, क्योंकि मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता। अपने मंगेतर को भी छोड़ चुका था। मेरी सास ने बताया कि वे लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे जेठ को ही लड़कियों से क्या उलझन थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की। मेरा देवर भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था, बस अपने आप में रहने वाला। सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता था और फिर ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। ना कोई गैर ज़रूरी बात करता, ना कमरे से बाहर निकल कर बैठ कर टाइम पास करता था। और वैसे भी इसकी भी मंगनी हो चुकी थी, मगर शादी इसलिए रुकी हुई थी। मेरी सास इसकी शादी से पहले मेरे जेठ की शादी करना चाहती थी, क्योंकि मेरे जेठ सब भाइयों में बड़े थे और मेरी सास इसकी शादी करके इस फ़र्ज़ से भी आज़ाद होना चाहती थी। ख़ानदान वाले भी उंगलियां उठाने लगे थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है कि वे शादी नहीं कर रहा। अब तो लोग उल्टी सीधी बातें भी बनाने लगे थे कि ज़रूर लड़का शादी के लायक नहीं है, तभी वे शादी नहीं कर रहा। हालांकि मेरा जेठ अच्छा भला सेहतमंद था, न जाने क्यों इसे औरतों से उलझन होती थी। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे जेठ के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वह औरतों को खुश नहीं कर पाएगा, इसलिए वह शादी नहीं करता। और ये अच्छा ही था कि किसी दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा वो शादी ही ना करे। पता नहीं क्यों मेरी सास इस बात को नहीं समझती थी और इसकी पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, अच्छा कमाता था। पहले मेरे शौहर के साथ दुबई में ही रहता था, मगर अब पाकिस्तान आकर रहने लगा था। मैं ईमान को हर बार इसके बड़े भाई की मिसाल देती कि वह तो गैर शादीशुदा हैं, फिर भी घर पर रहता है। ईमान आपको चाहिए था कि शादी के बाद पाकिस्तान में ही कोई नौकरी तलाश कर लेते। अजीब इंसान था ईमान भी। अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल चलाती रहती। ईमान को कोई परवाह ही नहीं होती थी। मैं जब ज़्यादा ही परेशान हो जाती तो मैं कहती, ईमान बस अब वापस आ जाओ। मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे लड़ने पर वे मुझे फिर समझाने बैठ जाता कि थोड़ा सब्र और कर लो नेहा, बस थोड़े से पैसे जमा कर लो ताकि मैं पाकिस्तान आकर कोई छोटा मोटा सा काम शुरू कर सकूं और हमें मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। मुझे भी ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारी याद आती है तो रातों को नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ ही दिन की दूरी है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बड़ा ही अलग था। मेरा देवर भी कमाता और अपना खर्चा खुद करता और बाकी बची हुई अपनी सेविंग कर लेते थे। मेरा जेठ जो कमाता इसे घर के खर्चे चलते थे, लेकिन ईमान जो भी पैसे कमाता वे सब अपने माँ बाप को भेज देता, ये कहकर कि जब पाकिस्तान आऊँगा तो कोई अपना काम शुरू करूँगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता था। ईमान को चाहिए था कि वह अपना पैसा अपने पास सेव करता, क्योंकि घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरा जेठ अच्छे भले पैसे कमा रहा था और घर के खर्च भी हो रहे थे, फिर भला सारा पैसा अपने माँ बाप के हाथ में देने की क्या ज़रूरत थी ईमान को। मैं कई बार दबे लफ्ज़ों में कह भी चुकी थी कि अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में सेव कर दिया करो। मेरी बात सुनते ही ईमान भड़क उठा, कहने लगा, तुम अभी से तेरा मेरा करने लगी हो, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हूँ। ईमान की इस बात पर मैं खामोश हो जाती। खैर, सास के मना करने पर मैंने सजना संवरना छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने जज्बातों का क्या करती। जब भी रात को सोने के लिए लेटती तो मुझे ईमान की बहुत याद आती। मेरे जज्बात बहकने लगते
सकते तो मैं तकिया अपने सीने से दबोच लेती, ईमान की बाहों में सोने के लिए तड़पने लगती। तंग आकर मैं बाथरूम में नहाने चली जाती और जब कपड़े उतारती तो अपना बदन देखकर मैं और भी ज़्यादा बहकने लगती। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी, मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीर बना लेती और इन्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं खुश होती रहती थी। अब तो ये आदत मेरी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मैं ज़्यादातर वक्त अपना बाथरूम में ही गुजारने लगी थी और नहाने के बीच अलग अलग पोज में अपनी तस्वीर बनाती रहती। अब तो मेरा दिल मेरे बस से बाहर होता जा रहा था और फिर एक दिन जज्बातों में भर कर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो शरीफ औरतें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, मगर मैं अपनी खूबसूरत बदन की तारीफ़ें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा शौहर मेरे इस खूबसूरत से फिक्रे की तारीफ़ करे और इसलिए ये काम करते हुए मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये कदम मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान मचा कर रख देगा। मेरी सास हर वक्त मेरे ऊपर निगाह रखती थी। मैं ज़्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज़्यादा वक्त गुजारती, तब भी मेरी सास को खटकने लगा था। वे अक्सर मुझे सवाल करने लगती और मुझे देखकर इनके चेहरे की तासीर अलग हो जाती। एक दिन मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं था। अपनी तस्वीर बनाने का जो मुझे नया नया शौक़ था, वे शौक़ मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुका था और इसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ा और मेरे मोबाइल में तो मेरी ऐसी ऐसी तस्वीर थी, अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। ईमान का मेरी सास के नंबर पर फ़ोन आया तो मेरे ईमान को मोबाइल ख़राब होने का बताया। ईमान बोला, तुम फिक्र मत करो, बड़े भैया वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ही ठीक कर लेते हैं। तुम भी सुहेल भैया को फ़ोन दे दो, वे तुम्हारा फ़ोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि चलो मेरा जेठ इस टाइप का मर्द नहीं है कि मैं मेरे मोबाइल में ताका झाकी करेगा। सुबह के वक्त मैंने अपने जेठ को फ़ोन दिया था और वे शाम को ही ठीक करवा कर ले आया। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने मुझे जेठ के कमरे से निकलते देख लिया और वे एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी कि तुम सुहेल के कमरे में क्यों गई थी। मैंने इन्हें कहा, माँ जी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और वही ठीक करवाने को दिया था तो वही लेने गई थी। मगर पता नहीं मेरे सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद शौहर के बगैर भी गुजारा कर लेती हैं। घर को चलाने के लिए शौहर परदेश में जाकर पैसे कमाते हैं तो वे लड़कियां अपने ससुराल में रहकर ही अपने शौहर का इंतज़ार करती हैं और ख़ुद को अपने शौहर के लिए संभाल कर रखती हैं, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखती हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज़्ज़त कांच की तरह होती है, अगर एक बार इसमें डर आ जाए तो फिर वे दरार कभी भरती नहीं। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए क्योंकि गैर मर्द गैर ही होता है। तुम्हारा जेठ भी आँख तुम्हारे लिए गैर मर्द है और जवान है, इससे ज़्यादा फ्री मत हुआ करो, दूरी बना कर रखा करो। मुझे अपनी सास की ये नसीहत बहुत बुरी लगी थी लेकिन मैं चुप रही। मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में डाल गई थी। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी तुम सच संवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है। नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुँह खोलकर अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी आखिर मेरी सास को मुझसे मसला क्या था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच तो ये था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी और वह एक समझदार औरत थी। इन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे इसलिए वे मुझे समझाती रहती थी। इन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं मैं राह से भटक न जाऊँ क्योंकि मैं अपने शौहर के बगैर रह रही थी और शायद अब वह समझने लगी थी कि मुझसे शौहर के बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मगर एक दिन ईमान ने मुझे बताना कि माँ अब हर वक्त ज़िद करने लगी हैं कि सारा काम छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। पहले तो खुद ही कहती थी कि इतना पैसा जमा कर लो कि खुद का कारोबार शुरू कर लो, फिर पाकिस्तान आकर सेटल हो जाना। लेकिन अब वे कहती हैं कि सारा काम धंधा छोड़कर पाकिस्तान आकर बैठ जाओ और यही कोई नौकरी तलाश कर लो। ईमान की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और ईमान की अगली बात पर तो मेरा जी चाहा अपना सिर पीट लूँ। मेरी सास ने ईमान को ये भी कहा था कि नेहा धीरे धीरे मरीज़ बनती जा रही है,
पता नहीं वे कैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। इससे पहले कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, पाकिस्तान जल्दी लौट आओ। ईमान मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा सारा दिन क्या करती रहती हो कि माँ जी भी अब डरने लगी हैं। अब मैं ईमान की बात का क्या जवाब देती। शर्मिंदगी से मैं ज़मीन में गिर गई। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए ईमान से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती हैं क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ, तब भी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी हैं। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही। मुझे बता दो फिर मैं क्या करूँ? घर में सज संवर कर घूमूँ? ना मैं मायके रह सकती हूँ, ना मैं कमरे में बंद रह सकती हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैं गुस्से से फूट पड़ी थी। गुस्से की मारी तो मैं शादी से पहले ही थी। मेरी माँ भी मेरी इस बात से डर जाती थी कि गुस्से में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो मुंह में आता है बदतमीज़ी कर जाती थी। और शादी के बाद शौहर की दूरी ने मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। और फिर मेरे दिल में चोट था, इसलिए मैं डर भी गई थी और चीख चिल्ला कर अपने आप को सही साबित करने लगी थी। मेरे रोने पर, चीखने चिल्लाने पर ईमान कुछ घबरा गया और वे सफाई पेश करने लगा कि सादा मिजाज ही औरत के लिए सही होता है, इसलिए छोटी छोटी सी बात को महसूस करती हैं। इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं ईमान से लड़ने लगी और कहने लगी, तुम फिर जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ या फिर मुझे मेरे मायके भेजो, अब मेरा इस घर में दम घुटता है। ईमान भी परेशान हो गया था। वह अपनी माँ को फ़ोन करके मना करने लगा कि नेहा पर रोक टोक मत किया करें, वे पहले ही मेरे बिना परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है। और फिर इस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे रोक टोक करना छोड़ दिया, मगर इनकी नज़रें अब भी हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी। मुझे सास के बदलाव पर हैरत हुई। 2 सालों में मैं अपनी सास को इतना तो समझ गई थी कि वे किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती थी। मैं भी जब से ब्याह कर घर में आई थी, मेरी सास ने हमेशा मुझसे प्यार भरे अंदाज में ही बात की थी, लेकिन अब मेरी सास का मुझ पर हर वक्त बातें बनाना और मुझ पर शक करते रहना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी सास सोने से पहले ही 1 गिलास दूध पीती थी, वही देने मैं अपनी सास के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही मैं रुक गई क्योंकि अंदर से जो बातें हो रही थी, नमाज़ों में मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर ही मैं दरवाजे पर रुक गई। मेरा जेठ और सास कमरा बंद करके बातें कर रहे थे और जो बातें वे कर रहे थे वे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिल चाहा जेठ का गिरबान पकड़ लूँ, वे इतना गिरा हुआ इंसान था, लेकिन मैं बेकार का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। अपने कमरे में आकर सर पकड़ कर बैठ गई। मैं इन बातों को सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैं तो अपने जेठ को बहुत ही सीधा साधा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वे इस किस्म का मर्द है। शर्मिंदगी से मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे अपने शौहर को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। इस रात पूरी टेंशन में निकल गई थी और इस टेंशन में मैं अपना मोबाइल खोल कर बैठ गई और अपनी तस्वीर देखने लगी। दिल में ऐसे ही शरारत हुई कि ये कैसे ही सेक्सी सी तस्वीर ईमान को भेज देती हूँ, और अगले ही पल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी कपड़ों की तस्वीर ईमान के नंबर पर सेंड कर दी। मगर अगले ही पल मेरा सीने में धड़कन ही रुक गई क्योंकि गलती से मैंने वे तस्वीर अपने जेठ के नंबर पर सेंड कर दी थी। मैंने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने सोचा इस वक्त तो मेरा जेठ सो रहा होता है, लेकिन मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अगर मेरा जेठ जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता और फिर मैं इससे नज़रें मिलाने के काबिल ना रहती। मेरी तस्वीर ऐसी नहीं थी कि कोई गैर मर्द इसको देखता। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परेशानी से मैं अपने कमरे में टहलने लगी, सोच सोच कर पागल हो रही थी। अब क्या करूं? रात के वक्त अपने जेठ के कमरे में जाती तो मेरा तमाशा बन जाता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वे तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि कहीं वे तस्वीर मेरे जेठ के मोबाइल में सेव ना हो गई हो, क्योंकि आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डिलीट मैसेजेस भी आराम से देखे जा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपनी जेठ के कमरे में जाकर इसको डिलीट कर दूं, लेकिन मैं मोबाइल उठाकर इस तस्वीर को ऐसा करती तो मेरा जेठ मुझे गलत लड़की समझ लेता। फिर मैंने डरते डरते कमरे से बाहर जाकर, घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींदें उड़ चुकी थी। जब तक मैं अपने जेठ के मोबाइल से अपनी तस्वीर डिलीट ना कर देती मुझे चैन ना आता। मैं अपने कमरे से बाहर आई और दबे पाँव अपने जेठ के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी सास या ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे। आहिस्ता से दबे पाँव जेठ के कमरे में पहुंची तो वहाँ भी अंधेरा
छाया हुआ था। मैं आहिस्ता से दबे पाँव जेठ के कमरे में पहुंची तो वहाँ भी अंधेरा छाया हुआ था। मेरा जेठ अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। मैं बड़े ही एहतियात अंदाज से चलते हुए बेड की साइड वाली मेज़ की रिब में पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो इस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करती, मैं अपने जेठ को देखने लगी। थोड़ी सी कोशिश करने पर मेरे लिए वह लॉक खोलना आसान हो सकता था। मैंने नींद में पड़े अपने जेठ का अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन से लगाया तो फ़ौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया था। मैंने जल्दी से हाथ चलाते हुए अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर का फ़ोल्डर खोला, मगर वे खोलते ही मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरी थी, क्योंकि मेरे जेठ के मोबाइल पर मेरी वही एक तस्वीर नहीं बल्कि न जाने कितनी तस्वीरें और भी, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। वे वही सारी वीडियोज़ और तस्वीर थी जो मैं अकेले में बनाती थी, और इन तस्वीरों को अपने अलावा मैं किसी और को दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वे तस्वीरें ऐसी नहीं थी कि मेरे अलावा या ईमान के अलावा इन्हें कोई तीसरा भी देखता। मैं फटी फटी आंखों से अपने जेठ का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तस्वीरें देखकर मुझे एक पल न लगा ये पहचानने में कि मेरे जेठ ने वे तस्वीरें कहाँ से हासिल की थी। अपना राज खुल जाने पर मेरे रंग खड़े हो गए थे। मैं तो ये सोचकर जेठ के कमरे में आई थी कि जेठ को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे भी कोई ख़तरा नहीं होगा, मगर यहाँ तो मेरे जेठ का मोबाइल मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। मेरे जेठ की जो हकीकत मुझ पर खुल रही थी, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। इस दिन मेरी सास के कमरे में बैठकर मेरी सास के कान भर रहा था कि आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, इसके चाल चलन ठीक नहीं है, ना जाने यह लड़की किन चक्कर में पड़ी है। माँ, आपने गलत लड़की को चुन लिया है। आपने लड़की की खूबसूरती के साथ साथ इसके किरदार को भी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। इस वक्त मैं अपनी जेठ के लफ्ज़ सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा जेठ मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरा जेठ मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुका था। लेकिन अब इसके मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखकर मैं सब जान चुकी थी कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं वो सारी तस्वीरें डिलीट करना ही चाह रही थी कि तभी जेठ नींद से जाग गया। मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो झटपट इसने मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया। उससे बोला, मेरे कमरे में इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? मुझे जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि तस्वीरें क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बेगैरत मर्द हो, अपनी भाभी की ऐसी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई हैं। मेरा जेठ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था, फिर कहने लगा, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, तुम अपने कमरे में होती हो, कैसे मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीरें तो तुमने खुद बनाई हैं, बल्कि तुमने ही मुझे दी हैं। मुझे अपने जेठ के सफ़ेद झूठ पर गुस्सा आया। मैं भला इन्हें अपनी ऐसी तस्वीरें क्यों भेजूंगी? मैंने कहा, देखो अच्छा, जैसे भी हुआ हो, अब ऐसा करो, ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे जेठ ने बड़े लापरवाह से अंदाज से टेबल पर रखे गिलास में पानी डाला और घुट घुट करके पीने लगा। मुझे इसके इस अंदाज पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन मेरे जेठ ने जो कहा, मैं हैरान रह गई। कहने लगा, मैं ये तस्वीरें डिलीट नहीं करूँगा। फिर इसने मुझे ये कैसी बात बताई कि मैं नज़र चुरा गई थी। बोला, तुम भी जानती हो कि ये तस्वीर मैंने कहाँ से ली हैं, और मैं तुम्हारे शौहर को ये सब कुछ बता दूंगा। इसे बताऊंगा तुम यह गलत औरत हो, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। वो मुझे धमकाने लगा और अपने बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठ चुका था। ये सारी तस्वीरें मेरे मोबाइल में सेव रहेंगी। मैंने इसको धमकाने के लिए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा शौहर सब सच जानता है कि ये तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर हंसा था, लेकिन ये तस्वीरें मेरे पास कैसे पहुंची? अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। इसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे जेठ ने ये तस्वीर हासिल की थी। ये देखकर मेरा शौहर भी यकीन न करता। मेरी सास तो पहले भी मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी, अपने जेठ की मिन्नतें करने लगी कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। मैं जेठ ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मैं रोने लगी थी। मैं तो सोच चुकी थी कि ये तस्वीर डिलीट करने के लिए मेरा जेठ जो कहेगा मैं वे सब कुछ कर दूंगी। अगर वे मेरे साथ रात बिताने की भी बात करेगा तो मैं भी कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे सोचने समझने की सारी ताकतें ख़त्म हो चुकी थी। मुझे दिखाई
दिखाई दे रहा था तो बस अपनी वह तस्वीरें जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि ये राज मेरे शौहर के सामने आए। अगर वे राज ईमान के सामने आ जाता तो वह मुझे तलाक दे देता और इसीलिए मैं अपनी जेठ की हर बात मानने को तैयार थी, जायज़ नाजायज़ हर तरीके की। मगर मेरे जेठ ने तो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। इसे वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा होता तो वो ये खूबसूरत मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब मेरा जेठ मोहतात हो चुका था। मुझे तस्वीर डिलीट करने के लिए मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि इसका मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा जेठ ये मौका मुझे देता ही नहीं था। मैं हर वक्त अपने जेठ के आगे पीछे घूमने लगी, इसकी मिन्नतें करती कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, मगर हर बार वे मुझे मना कर देता और गुस्से से मुझे अपने कमरे से निकाल दिया करता। ईमान की कॉल आती तो मैं गायब दिमागी से रहती। वे मुझे बार बार पूछता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं इसे क्या जवाब देती। एक दिन मैंने सोचा मुझे ईमान को सब सच बता देना चाहिए। इसे मैं कब तक मैं डर डर कर जीती रहूँगी। सच्चाई तो इनके सामने आनी ही थी, आज नहीं तो कल। अगर मैं ना बताती तो मेरा जेठ ईमान को सब कुछ बता देता। इससे पहले मुझे अपने तरीके से ये सच्चाई ईमान को ही बता देनी चाहिए। मैंने डरते हुए ईमान को बताया कि ईमान, मैंने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीर बनाई थी। मेरी इस बात पर वह हंसा था। कहने लगा, तो क्या हुआ, तुम्हारा मोबाइल है और मोबाइल से फ़ोटो खींचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन ईमान वे तस्वीर कुछ अलग है। मेरा मतलब है मुझे ऐसी तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए थी। वो तस्वीरें मैंने बाथरूम में नहाते हुए बनाई थी। तो ये बात सुनकर वह भड़क उठा। कहने लगा, अभी के अभी वे सारी तस्वीरें डिलीट करो। शरीफ औरतों के काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी भी हो सकता है। तुमने इस तरीके की तस्वीर अपने फ़ोन में क्यों बना रखी हैं? गलती से किसी के हाथ में आ गई तो तुम्हारी सारी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ईमान मुझे डांट रहा था, लेकिन अभी तो मैंने ईमान को सिर्फ अधूरा सच ही बताया था, पूरा सच नहीं बताया था। अगर मैं ये तस्वीरें बनाने की वजह ईमान को बता देती तो वह अभी के अभी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। अब मैं खुद को कोसने लगी। काश मुझे इन बातों की लत न लगती तो आज मैं इस मुश्किल का शिकार न होती। इधर अपने जेठ को मनाती रहती, एक बार वे मेरी तस्वीरें डिलीट कर दें। आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं तौबा कर चुकी हूँ। मगर तब जेठ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं मुंह खोले अपने जेठ को देखती रह गई। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी आत्मा काँप उठी। बार बार अपने जेठ के आगे पीछे घूमना, छुप छुप कर इस कमरे में आना जाना मेरी सास के नज़र में भी आ गया था। मेरी सास के भी होश उड़े थे। बोली कि बहू किन चक्करों में रहने लगी हो, हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं है। तुम्हारा जेठ कुंवारा मर्द है, इसके कमरे में बार बार क्यों जाती हो? सास की बात सुनकर मैं बौखला गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने भी कभी भी मुझे जेठ की जिम्मेदारियां नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने इनसे बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने जाती हूँ, बार बार ख़राब हो जाता है, लेकिन मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ। सर झटक कर बड़बड़ाने लगी कि ईमान को जल्दी ही वापस बुलाती हूँ, तुम्हारा चलन अब ठीक नहीं लगता, तुम मेरे घर का माहौल ख़राब कर रही हो। मैं शर्मिंदगी से नज़र झुका गई थी। सास को क्या बताती कि मैं क्या कर चुकी थी। मेरा तो जीना हराम हो चुका था। 1 महीना गुजर गया। अब मुझे कमरे में बुलाता और जी भर के मुझे ब्लैकमेल करता था। हर बार मैं इसके कमरे में जाती और रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया था। मुझे जब मौका मिलता मैं अपनी जेठ की मिन्नतें करती कि अब तो मुझ पर रहम करो। मुझ पर जुल्म करते करते 1 महीना पूरा हो चुका था। मैं घुट घुट कर रोती रहती हूँ, तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? मेरा जेठ नरम नहीं पड़ा था। अब सास भी मुझ पर शक करने लगी थी और 1 महीने बाद ही ईमान वापस पाकिस्तान लौट आया। मैं अपने शौहर को देखकर पत्थर की बन गई थी। खुश होने की बजाय मेरा दिल दर्द से सिकुड़ गया था। मेरा शौहर हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं डर से सफ़ेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसे वे छोड़ कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता और यही सोचकर मेरा दिल डूबता रहता। मैंने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था, काश मैं पहले की तरह पाक और बेदाग रहती तो अपने शौहर के आने पर मैं भी खुश हो जाती। मेरा शौहर मेरे लिए ढेरों सामान लेकर आया था। वे बोला, मेरे लिए भी इतना वक्त तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था।
ताकि हमें कभी तंगी ना हो। ये मेरा शौहर शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने इसका इंतज़ार किया। मैं ईमान की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी, खुद पर गुनाह का बोझ लादे बैठी थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहा था। मेरे रोने पर ईमान परेशान हो गया, मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? अब तो आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। शौहर के आने के बाद भी मैं अपने जेठ से अकेले में यही कहा करती थी कि मुझ पर रहम करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं आम सी लड़की थी, गलती से गुनाह कर बैठी, मगर अब पछता रही हूँ। मेरा जेठ बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई ईमान को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अगर वह इतने बड़े दिल का मालिक हुआ और सब कुछ सच्चाई जानकर तुम्हें माफ़ कर देगा तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा, कभी भी तुम्हारी रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगा। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ और मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त करूँ जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप पेश करती रही हो। मगर हो सकता है मेरे भाई का दिल इतना बड़ा हो और वह तुम्हें माफ़ कर दे। अगर मैं इसकी जगह होता तो तुम्हें कभी भी माफ़ न करता। जेठ के मुंह से ये सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले दिन में जब जेठ के कमरे में गई थी, इसी रोज़ से वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और हैरान भी कर रहा था। जब मैंने इसे वीडियो और तस्वीर डिलीट करने के लिए बोला, जेठ ने तभी कहा था कि अब मुझे ईमान का इंतज़ार है, मैं इसे तुम्हारा यह कारनामा ज़रूर दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक न करता तो मुझ पर कभी भी ये राज न खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज़्ज़त नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़ कर रोती रहती थी। अपनी फ़ोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने जेठ के सामने अपना आप भी पेश कर दिया था और मेरे जेठ ने मेरे इस ऑफ़र पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई बहुत ही नीच हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ तस्वीरें तक ही सीमित रहती हो, लेकिन तुम तो अपना जिस्म भी मुझे सौंपने पर राज़ी हो गई हो। अगर तुम मेरे साथ ये काम करने को तैयार हो तो तुम किसी दूसरे मर्द के साथ भी यह काम कर सकती हो। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तुम एक धोखेबाज और बदकिरदार लड़की हो जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहती हो। मैंने इस डर से अपने जेठ के आगे अपना आप पेश कर दिया, मगर मेरे जेठ ने हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरी इस हरकत पर इसने गुस्से से कहा, मैं तुम जैसी औरत को छूना भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत ही हसीन लड़की थी, इसकी खूबसूरती देखकर हर कोई इसका दीवाना हो जाता था। मैं भी हो गया था, मैं भी इससे प्यार कर बैठा था, लेकिन मैंने इससे मंगनी तोड़ दी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि वह लूज़ कैरेक्टर की लड़की थी। इसका दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुकात थे। मुझे तब से ही औरतों से सख्त नफ़रत है। क्या हम भाइयों के नसीब में ऐसी ही औरतें रह गई हैं? मैं अपने भाई के लिए ऐसी औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा भाई वहाँ परदेश में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ इसकी इज़्ज़त ख़राब कर रही हो। जेठ ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन जब घर के सारे लोग घर पर मौजूद ना थे, सिर्फ मेरा जेठ, ईमान और मैं थी, मेरे जेठ ने मेरी सारी असलियत ईमान के सामने खोल कर रख दी कि तुम्हारी बीवी ने एक पर्सनल गुप्त अकाउंट बनाया हुआ है जिस पर ये अपना चेहरा छुपाकर अपनी ऐसी तस्वीरें डालती है। इसके बदन को हज़ारों सैकड़ों अय्याश मर्द देखते हैं और इसके फिगर की तारीफ़ें करते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं और ये लड़की खुश होती है। मैं सर झुका कर रोने लगी। ईमान मुझे हैरानी से देख रहा था। फिर वह अपने भाई पर गुस्से से चीखा कि आप मेरी मासूम बीवी पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे जेठ ने मेरी आईडी खोलकर मेरे शौहर के हाथ में फ़ोन थमा दिया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे जेठ ने मेरा मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहाँ मेरी आईडी भी खोल कर देख ली थी और इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख दिए थे। मैं तो अपनी तरफ से आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत थे। मैं रोने लगी, अपने शौहर से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी कि मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही। ईमान ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए माँ के घर आ गई। एक छोटी सी गलती से मैं अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बीवी इसके अलावा किसी दूसरों को अपनी खूबसूरती दिखाए, और तुमने तो हद ही कर दी। अब मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। ईमान के बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। टाइम पास के लिए मैं वह गलत हरकत कर बैठी थी कि शायद इस तरह मैं अकेलेपन का शिकार नहीं रहूँगी, लेकिन खुद को बर्बाद कर चुकी थी। ज़िंदगी से तंग आकर मैंने अपने हाथ की नस काट ली। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अभी ज़िंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरा शौहर मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्सा था। ईमान के पीछे मेरा जेठ भी खड़ा हुआ था।
मैं नज़रें चुरा गई और मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, ईमान, मैं अब इस काबिल नहीं हूँ कि अब ज़िंदा भी रहूँ। मैंने तुम्हारा ईमान तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, ख़ुद को बहलाने के लिए गलत राह पर चल पड़ी थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा फ़ैसला अपनी जगह ठीक है। मुझ जैसी औरत को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए। ईमान ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, तुम अपनी मोहब्बत और अपनी इज़्ज़त मेरे दिल में कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी सुहेल भैया के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, आगे अगर ज़रा भी कोई गलती मेरे नज़र में आई, वो दिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इसके इतने बड़े दिल पर मेहरबान हो गई थी। इसने मुझे माफ़ कर दिया था, मुझे एक मौका दिया था। ईमान बाहर चला गया, लेकिन मेरा जेठ कमरे से बाहर नहीं गया था। वह मेरे बेड के पास आया, कहने लगा, नेहा, मैंने ईमान को सिर्फ तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। ईमान को ये नहीं बताया कि तुम अपनी तस्वीर को डिलीट करवाने के चक्कर में अपना आप मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर ये सच्चाई मैं ईमान को बता देता तो शायद ईमान तुम्हें कभी न अपनाता, लेकिन मैंने सच्चाई ईमान को नहीं बताई। उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम्हारी सच्चाई मैंने इसलिए ईमान को नहीं बताई क्योंकि आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ तस्वीर तक सीमित है। इसके अलावा तुमने कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई भी गलत ताल्लुकात नहीं बनाए। पूरी जानकारी इकट्ठे करने के बाद ही मैंने ये सच्चाई ईमान से छुपाई थी। तुम अब भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर शक हुआ, मैं खुद सारी सच्चाई ईमान को बताकर तुम्हें इसकी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। मैंने अपने जेठ का शुक्रिया अदा किया। मेरा जेठ वाकई बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ की कि इसकी ज़िंदगी में भी एक बहुत ही अच्छी और वफ़ादार लड़की आए। कुछ ही दिन बाद ठीक होकर मैं घर वापस आ गई। मैंने अपने सारे गलत शौक़ छोड़ दिए और पूरी जी जान से ईमान और अपने ससुराल की खिदमत में लग गई। मैं ईमान को या अपने ससुराल में किसी को भी अब कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि लोग मेरी तरफ उंगली उठाते। ईमान वाकई बहुत अच्छा इंसान था। इसने मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके मुझे दिल से अपना लिया, मुझे वैसा ही प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही शर्म महसूस होती है कि मैंने अपने शौहर की मजबूरी को नहीं समझा और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत शौक़ पाल लिए थे। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियों की इज़्ज़त कांच की तरह नाजुक होती है, इसे संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी इज़्ज़त को तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में ईमान जैसा सच्चा प्यार करने वाला हमसफ़र नहीं होता। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।